काफी ज्यादा मैं कहूँ तो डिफिकल्ट रही, क्योंकि एज एन फूड ब्लॉगर सब लोग आपको एक्सेप्ट करें जी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भाग्यश्री। नागपुर, जिसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अपने स्वादिष्ट और अनोखे खाने के लिए मशहूर है। आज हम एक ऐसे फूड ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर से मिलेंगे जो अपने वीडियो और ब्लॉग्स के जरिए लोगों को नागपुर के स्ट्रीट फूड, कैफे और पारंपरिक व्यंजनों से रूबरू करवा रहे हैं, जिनका नाम है साक्षी झुरानी, जिन्हें आप साक्षी मुड़ के नाम से भी जानते हैं। चलिए उनसे जानते हैं उनके सफर, उनके फेवरेट फूड और कंटेंट क्रिएशन के पीछे की कहानी। नमस्कार साक्षी। जी नमस्कार। वैसे हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी ये फूड ब्लॉगिंग का सफर जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो कहीं न कहीं बचपन से ही थी, पर रूबरू होने में समय लगा। जैसे कि आई वाज़ डिबेट कॉम्पिटिटर फॉर 4 इयर्स। आई वाज़ रिप्रेजेंटिंग माय स्कूल। एवरीबॉडी नोज़ दैट विल, बट कहीं न कहीं मैं उस चीज़ से अनजान थी। एंड जैसे-जैसे बड़ी होती गई अपॉर्च्युनिटी सामने आई, काफ़ी सारी जॉब्स की। एंड इतने में आई विल से कि आप किन लोगों से सराउंडेड हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी। जैसे कि इस चीज़ के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर मैं कहूँ तो मेरे दोस्त का है, जिसने मुझे पुश किया एंड कहा कि जो हमेशा नाराज़ होने पे, खुश होने पे, तबीयत खराब होने पे, इतना खाना खाने से तुम खुश होती हो, उस चीज़ से लोग पैसे कमा रहे हैं, और वो चीज़ शोकेस करना, अगर आप इतने ज़्यादा खुश होते हो, वो शोकेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। एंड कहीं न कहीं उस चीज़ से ही मैं ज़्यादा आगे बढ़ी। एंड जर्नी तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ तो डिफ़िकल्ट रही, क्योंकि एज़ एन फूड ब्लॉगर सब लोग आपको एक्सेप्ट करें, जी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। यानी आपका मूड अगर खराब हो तो आपको खाना चाहिए, अच्छा रहा तो भी आपको खाना चाहिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली, इवेंचुअली तबीयत खराब भी हो तो शायद जिस दिन तबीयत खराब है एक्सट्रीम लेवल की, शायद मैं सिर्फ़ उस टाइम पे एक टाइम पे खाना नहीं खाऊँगी, अदरवाइज़ आई विल बैक टू माय मोड कि मुझे खाना चाहिए। जब आपने पहली बार फूड ब्लॉगिंग की शुरुआत की तो आपके परिवार और दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी? इन द स्टार्ट एक्चुअली मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे देयर वाज़ माय एल्डर सिस्टर। मैंने देखा है कि उन्होंने एक फ़ोटो अपलोड किया था, तो देयर वाज़ समथिंग इन माय फैमिली कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो आई वाज़ वेरी स्केयर्ड कि मैं जा तो रही हूँ बट क्या होगा? एंड मैंने धीरे से बस अपने भाई को और पापा को बा कहा था कि मैं कुछ कर रही हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू कि इससे आप लोगों की गुडविल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। आई प्रॉमिस मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, बियॉन्ड माय लिमिट्स नहीं जाऊँगी। बस इतना है कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स रहा कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं कंटिन्यूअसली अपना काम कर रही थी। किसी को कुछ नहीं कहा, साथ ही साथ मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, वो चालू था, एंड सिर्फ संडे आई वाज़ वर्किंग। ओके। अदरवाइज़ मेरे ट्यूशन शुरू थे। धीरे-धीरे जैसे ही मैंने एक बार कहा था सिर्फ अपनी फैमिली से कि आप एक बार प्लीज़ मेरा स्टेटस लगाइए, क्योंकि लाइक बढ़ने चाहिए व्यूज़। तो दे वर लाइक अभी नहीं करते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आया, आई थिंक 7 टू 8 मंथ्स बाद, माय नेबर सेड आवाज़ देके कि अरे साक्षी, आपने वो डोसे का वीडियो अपलोड किया था, मैंने चेकआउट किया था, प्लीज़ आप मुझे उसकी पूरी डिटेल्स बताइए। तो वो एक पहली बार ऐसा था कि मेरी मम्मा ने बोला, वाह! तुझे तो लोग देख रहे हैं। एंड जब पहचान होती है आपके घरवालों की आपसे, जी। तो आई थिंक सबसे बड़ा आपको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में और काम करना चाहिए। जी। तो फिर मतलब इसका मतलब ये समझे कि दोस्तों ने पहले तो आपको इतना साथ नहीं दिया, बट जब आपको देखने के बाद, इम्प्रूव करने के बाद उन्होंने और साथ देना चालू कर जी, दिया। बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि एक फूड ब्लॉगर के लिए या एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि जब वो स्टार्ट करते हैं, तो वो जिस तरीके से स्टार्ट करते हैं, हर कंटेंट क्रिएटर अपने एक न्यू नीश पकड़ता है या कोई न्यू चीज़ करता है जिससे उसको लोग पहचाने, उसको लोग जाने, और वो चीज़ एक्सेप्ट हर इंसान से तब होती है जब वो एक अच्छे लेवल पे होता है। क्योंकि जब वो कर रहा होता है स्टार्टिंग में, कोई उसको सपोर्ट नहीं करेक्ट। करता है, बहुत कम लोग होते हैं। मेरे पीछे भी मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। एंड द बेस्ट पार्ट, जब मैंने अपनी फैमिली से कहा कि, तो उन्होंने मुझे पूरी तरीके से डिनाई नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम करो, वी वोंट डिनाई फॉर एनीथिंग, तुम करो, बस अपनी लिमिट्स में रहना, कुछ ऐसा मत करना जो कि गलत हो। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, मुझे फ्रीडम मिली एंड बहुत अच्छा रहा। नागपुर के स्ट्रीट फूड और पारंपरिक व्यंजनों में ऐसी कौन-सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? नागपुर में स्ट्रीट फूड में आप जहाँ भी जाओगे, अगर आप गुपचुप खा रहे हो तो आपको प्रॉपर खट्टापन, मीठापन मिलेगा। जी। अगर आप चाइनीज़ खाओगे तो जैसा स्ट्रीट फूड का चाइनीज़ होता है तड़के वाला, जी। वो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ मेरी गारंटी है।
पाव भाजी आपको नागपुर के स्ट्रीट पे जैसी मिलती है। तो बोला जाए तो जो स्ट्रीट फूड के जो तड़के हैं या जो पारंपरिक, जैसे यहाँ पे आपको महाराष्ट्र की बैंगन की सब्जी जी। सबसे ज्यादा स्पेशल मिलती है। तो ऐसा तड़का और स्पाइसेस का आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये चीज तो मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल हम मानते हैं क्योंकि नागपुर की तर्री बोलेंगे तो कहीं भी नहीं तरी मिलेगा पोहा, देखने के। करेक्ट, करेक्ट। वैसी झनझनी तरी खाने के लिए ना आपको नागपुर में ही आना पड़ेगा यस। और कहीं नहीं मिलने वाली। जब आप किसी खाने की रिव्यू करते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होती है? यानी टेस्ट होता है, प्रेज़ेंटेशन या फिर इसकी कहानी? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक था, ओके। बट धीरे-धीरे मैंने उसमें बोलना शुरू किया है, "हेय्या नागपुरकर", और यस। वो इतना फ़ास्ट हो गया कि वो एक्चुअली बेसिकली लोगों को इतना समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर मैं अपनी वीडियो में ये फर्स्ट लाइन नहीं यूज़ करूँ, "हेय्या नागपुरकर्स", तो लोग पहचान भी नहीं पाते कि ये साक्षी की वीडियो है, और जैसे ही ये स्लोगन आता है, वो तुरंत समझ जाते हैं ये साक्षी की वीडियो देखनी है। तो वो यानी चीज़ आपकी है। पहचान तो हो गई है इस चीज़ से। हाँ, काफ़ी बार ऐसा हुआ, "अरे! आप वही हो ना जो हिया नटबरकर्स बोलते हो अपनी लाइन में?" तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है जब आपके एक स्लोगन से आपकी पहचान होती जी, है। करेक्ट। साक्षी, अगर आपको नागपुर में सिर्फ 3 फूड आइटम्स को पूरी दुनिया में मशहूर करने का मौका मिले, तो वे कौन-से होंगे और क्यों होंगे? क्यों होंगे? सबसे पहली नेहा की कचौड़ी। मॉर्निंग में अगर ब्रेकफ़ास्ट में आपको कुछ चटपटा खाना है तो आई विल मस्ट से उनकी दाल कचौरी और प्याज़ कचौरी, जो कि धर्मपेट में लोकेटेड है। ओके। इतना अच्छा स्वाद होता है कि इंसान खुश होके जाएगा और अपने घरवालों के लिए पार्सल करा के जाएगा। सेकंड थिंग आपको मिलेगी उत्तर-दक्षिण का डोसा। ओके। मतलब मेरा पर्सनल है कि मेरे सारे शूट संडे को ही रहता है, तो इतना सब कुछ खाने-पीने के बाद भी अगर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मुझे कुछ खाना है, तो वो उत्तर-दक्षिण का डोसा होगा। इतना सैटिस्फाइड करता है और कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। ओके। तीसरी चीज़ आपको मिलेगी सबसे ज़्यादा स्पेशल तरी पोहा ब्रेकफ़ास्ट में। बहुत ज़्यादा यम्मी होता है, और नागपुर में आपको पता होगा तो विकी का तरी पोहा बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो हमें भी जाना मस्ट ट्राई। चाहिए ना? बिल्कुल जाना चाहिए। करेक्ट, हम पक्का जाएँगे। जी। आपके ब्लॉग या कंटेंट पर आने वाला सबसे दिलचस्प या अनोखा कमेंट कौन-सा था? अनोखा कमेंट ये था कि इतना खाती हो, ये लोग कमेंट बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, कि इतना खाती हो लेकिन मोटी भी नहीं होती हो। और वो इंसान ने मुझे पर्सनली भी मिला था तो सेम चीज़ बोली थी कि मैम आप इतना खाते हो और मोटा नहीं होते, मैंने आपको बहुत पहले 3 वीडियोज़ पे कमेंट कर दिया है और आपको सामने से दिख रहा हो तो अभी भी आप इतने पतले हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिसने कमेंट किया था उसने सामने देख के भी वही कमेंट करके मुझे रिज़ेम्बल किया। ओके। आपको लगता है कि नागपुर का खाना देश के बाकी हिस्सों से अलग है और अगर हाँ, तो कैसे? नागपुर का खाना देश के बाकी हिस्सों से अलग है क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बनाने वाला भी दिल से बनाता है और खाने वाला भी दिल से खाता है। लोग 2 कैटेगरीज़ में डिफरेंशिएट होते हैं, और मैं तो कहूँगी नागपुर के लोगों के दिल का रास्ता ना खाने से जाता है। क्योंकि अगर मेहमान आते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं ब्रेकफ़ास्ट में बाहर का क्या खाओगे? उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, नागपुर में आपको काफ़ी सारे सिंधीज़ मिलेंगे, जी। एंड सिंधीज़ का ना एक फ़ेवरेट ब्रेकफ़ास्ट है राइस छोले। ओके। जो आपको सबसे ज़्यादा नागपुर के जरीपटका में मिलेंगे। जी। एंड मस्ट ट्राई रहता है, बच्चे अपने टिफ़िन में तक के लेके जाते हैं राइस छोले पार्सल करा के। तो नागपुर का खाना बाकी हिस्सों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे खाने वाले भी दिल से खाते हैं और बनाने वाले भी दिल से बनाते हैं और पेट भर के खाते हैं, नो डाइटिंग। नागपुर में ऐसा कौन-सा छुपा हुआ जेम है यानी हिडन जेम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन खाना वहाँ का लाजवाब है? अगर रेस्टोरेंट्स में बात करें तो पंडिताइन का ढाबा व्हिच इज़ अ प्योर वेज, एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ओके। आई विल सजेस्ट द प्योर वेज प्लेस। पंडिताइन का ढाबा जो कि पेट्रोल पंप के पीछे है, बट उसका टेस्ट लिटरली इतना ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ टेस्ट नहीं, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो वहाँ का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो आपको ज़रूर से पंडिताइन का ढाबा एक बार तो विज़िट करना ही चाहिए। आपने अभी कहा कि आप वेजिटेरियन हो, तो आप फूड ब्लॉगर हो और फिर ऐसे भी चैलेंजेस आए होंगे जहाँ आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी यहाँ नॉन-वेज फेमस है बट मुझे करना है, तो फिर वो चैलेंज कैसे करते मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं नॉन-वेज प्रेस का भी करती हूँ, और हैं? ओके। एट प्रेज़ेंट तो एक बार ऐसा हुआ है, अगर आप जानते हो बिरयानी गोल्डन पॉट करके एक प्लेस है, एंड उनके यहाँ पे अभी भी मेरे एड्स चलते हैं मेरी वीडियो ओके। के। मैंने उनके यहाँ पे वीगन चिकन बिरयानी का शूट किया था, ओके। एंड वो वीडियो इतना हिट गया था, एंड पर्सनली मुझे वो सच में ऐसा लगा कि वो वेज लोगों के लिए इतनी अच्छी चीज़ है वीगन चिकन, आपको सेम एज़ इट इज़ टेस्ट मिलेगा। ओके। एंड इवेंचुअली उन्होंने वीगन चिकन में ना जैसे चिकन की सब्जी बनती है, सेम ग्रेवी में आपको पराठे के साथ सर्व करते हैं, एंड चैलेंजेस रहते हैं थोड़े बहुत, बट ठीक है, आई थिंक इट्स गुड।
यानी आप नॉनवेज का भी शूट रहा तो आप शूट तो करोगे? मैं नॉन-वेज का शूट नहीं करूँगी, मैं उस जगह पे वेज का शूट करूँगी। ओके, समवेयर बिरयानीज़ के शूट रहते ओके, तो मैं नॉन-वेज बिरयानी नहीं कवर करके बिरयानी कवर करूँगी, वेज बिरयानी। ओके। जी। अगर कोई नागपुर घूमने आए और उसे सिर्फ 1 दिन में बेहतरीन खाने का अनुभव लेना हो, तो आप उसे कौन-सी जगह पर सजेस्ट करेंगे? ओके, तो मॉर्निंग में आपको नेहा की कचौड़ी खानी चाहिए ओके, और शाम को आपको भल्ला के गुपचुप मस्ट ट्राई करनी चाहिए। दिन में आपको छोले भटूरे खाने चाहिए जो कि ज़ूडियो के ऑपोज़िट मिलेंगे कड़वी चौक पे पंजाबीज़ करके। ओके, रात को आपको आपको पंडितन के ढाबे का बढ़िया-सा खाना खाना चाहिए और फिर उसके बाद एंड करना चाहिए शिव शक्ति आइसक्रीम के काफ़ी सारे स्टॉल्स मिलेंगे आपको नागपुर की स्ट्रीट पे और उनकी जो शिकंजी रहती है या काजू बादाम शेक होता है वो A1 होता है, वो खाने के बाद आपका दिन बन जाएगा फॉर श्योर। तो मैं बोल सकती हूँ पूरे दिन भर आप कहीं पर भी हो, आप पूरे तरीके से और अच्छे से मन से खाना खा सकते हो। एक फूड ब्लॉगर के रूप में आपको अब तक की सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी है? जो स्टार्टिंग में थी स्टार्टिंग में एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं था, सबसे छुप-छुपा की था, तो ना फ्रेंड्स को पता था ना फैमिली को पता था ओके, कि मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ। ओके, तो उस चीज़ को धीरे-धीरे अपने रूटीन में लाना एंड लोगों को फेस करना कि हाँ, मैं फूड ब्लॉगर हूँ और एक पर्टिकुलर फॉलोवर्स के बाद ही आपको वो एक्सेप्टेंस मिलता है, अदरवाइज़ लोग आपका मज़ाक ही उड़ाते हैं या फिर बोलते हैं, "हाँ, करेक्ट, ये तो सारा टाइम खाना ही खाती रहती है, कुछ होने नहीं वाला या कुछ अर्निंग-वर्निंग करेगी नहीं।" एंड मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि ऑलवेज़ मैं वर्किंग थी, जितने टाइम मेरा फूड ब्लॉगिंग था। एक टाइम पे तो ऐसा हुआ कि मैंने संडेज़ फिक्स कर लिया और संडे के दिन मैं खुद से 7 शूट्स करती थी ताकि ओके। मेरे पास पर डे डालने के लिए 1 रील होना चाहिए। सो इट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप पूरे वीक में अपना पर्टिकुलर काम कर रहे हो एंड उसके बाद संडे को भी आप वर्किंग हो। यस, व्हाइल इट इज़ नॉट काउंटेड इन द वर्ल्ड लाइक आपकी फैमिली के सामने आप फ्री हो, आप मज़े कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स के सामने आप फ्री हो, आप मज़े कर रहे हो। बट समव्हेयर आपको पता है वो प्रेशर कि आप संडे के दिन भी वर्किंग हो एंड वो चीज़ जब आपको पे ऑफ करती है तो आपको लगता है नहीं, जहाँ से शुरू किया था, वहाँ से तो एक बहुत अच्छा लेवल है आज। करेक्ट और आप बहुत हार्ड वर्किंग हो यार मतलब 1 हफ्ते में 1 दिन तो हम लोग सोचेंगे कि आज आराम करते हैं बट हाँ, पूरा दिन अपना पूरा इवेंचुअली एक यस, टाइम ऐसा भी रह चुका है कि आई वाज़ वर्किंग इन टीसीएस मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक से शिफ्ट शुरू होती है। ओके, नाइट 11 ओ क्लॉक शिफ्ट रिलीज़ होती है। ओके, मैंने वो पूरा स्पैन कंप्लीट किया है। देयर वाज़ एन अर्जेंट शूट ऑफ जंगल सफारी। मैं रात को 12 बजे निकली हूँ जंगल सफारी के लिए। आई थिंक 3 ओ क्लॉक हमको जंगल सफारी के लिए पहुँचे हैं। 6 ओ क्लॉक वहाँ पे हमने वेट किया 6 ओ क्लॉक तक। सफारी शुरू हुई है। मैंने सफारी कंप्लीट करके 2:30 घर वापस आई हूँ। शिवरात्रि का दिन था एंड देयर वाज़ एन ईमेल फ्रॉम माय ऑफिस कि अगर आप आज अटेंड नहीं करते देयर वाज़ एन आपको ऑफिशियल एक मेल आ जाएगा। ओके। सो आई वाज़ लाइक ओके तो मुझे ऑफिस अगेन बस पकड़ के ऑफिस जाना पड़ा। अगेन मैं 11 ओ क्लॉक की शिफ्ट से रिलीज़ हुई हूँ, घर आई हूँ। अगेन मेरा अर्ली मॉर्निंग शूट था। तो देयर वाज़ एनीथिंग 36 आवर्स का वो शिफ्ट कंप्लीट करना मेरे लिए अब तक का सबसे ज़्यादा मेमोरेबल जर्नी रहा है कि मैंने वो चीज़ भी की है जब मैं ऑल टाइम वर्किंग और ट्रैवल कर रही आप अपने दिल से जो चीज़ करना चाहते हो वो अगर दिल से ही है, तो आप पूरा उसको कर सकते हो, हूँ। ये पक्का एग्ज़ैक्टली बोल ये सकते हैं। चीज़ है लाइक अभी भी शायद मैं उस चीज़ में सफ़र कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑल टाइम जॉब करती रही हूँ। जी, अभी भी आई एम अ टीचर ओके, तो कहीं न कहीं वो एक फूड ब्लॉगर के लिए रहती है बिकॉज़ यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट पे ऑफ या अर्निंग आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। करेक्ट, तो हम अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकते बिकॉज़ आफ्टर ऑल आपने पढ़ाई किया और आप पढ़ाई में इतने अच्छे हो तो आप अपना फ्यूचर नहीं रिस्क में ले सकते। जी। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी है कि एक फूड ब्लॉगर को आई थिंक ये आपका हॉबी बन जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत जाएगी, बहुत प्रेशराइज़ होंगे, लेकिन एक बार अगर आप हैबिचुअल हो गए हो, तो सिर्फ़ एन्जॉयमेंट ही एन्जॉयमेंट है और आपको आपका जो फ्री डे है, ये एज़ इन वर्थ इट लगेगा क्योंकि आप अपनी फ़ेवरेट हॉबी उस दिन कर रहे हो। ओके आपकी सबसे यादगार फूड जर्नी कौन-सी है? जो और क्यों है, वो भी बताइए? जैसे कि मैंने आपको बताया जो जंगल सफारी वाला टाइम था, वो मेरी सबसे यादगार जर्नी थी क्योंकि ऐज़ मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। ओके, लाइक गर्ल्स को लेके रहते हैं, यूजुअली फैमिली स्ट्रिक्ट रहती है, तो उनका भी वो पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप इतनी रात को बाहर कैसे जाओगे? ओके, तो उनको कन्विंस करना कि नहीं प्लीज़ समझो, मुझे जाने दो एंड उनका कहना कि हाँ, ठीक है। उनका जो मेरे लिए था कि हाँ, चलो ठीक है, उसमें इतना पैशन है, उसमें इतनी स्पिरिट है, तो हम उसको नहीं रोकना चाहेंगे। जी, तो कहीं न कहीं उन्होंने उस चीज़ की वजह से मुझे जाने दिया एंड वो 36 आवर्स का जो था, वो बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम में जो आपको 2 घंटे मिलते हैं, लास्ट के 15 मिनट भी यूज़ कर लो अच्छे से क्योंकि एक बार पेपर चला गया तो वापस नहीं आएगा। करेक्ट, तो वो 15 मिनट मत सो, कुछ मत करो, सिर्फ़ उस पेपर पे ध्यान दो।
तो शायद मैंने भी लाइफ को उसी तरीके से लिया कि अब मेरे पास शूट है, मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेती हूँ, क्या पता मुझे वापस ये लाइफ टर्न ट्विस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले। वो Correct. काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल था मेरे लिए। क्या आप कभी खुद का कोई कैफे या रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहे हो और अगर हाँ तो उसकी क्या खासियत होगी? येस श्योर, मैं कैफ़े या रेस्टोरेंट खोलने का ज़रूर सोच रही हूँ एंड जब भी खोलूँगी, मेरा एक ही परसेप्शन रहेगा, अफोर्डेबल होनी चाहिए चीज़ें, जी। जो भी चीज़ है अफोर्डेबल हो, क्लीनलीनेस हो और कहीं न कहीं आई विल ट्राई कि वो इंडियन रिचुअल से जुड़ी हो। इट्स लाइक नॉट बीइंग एन इटालियन बट जो भी रहेगा वो समवेयर रहेगा छोले-भटूरे, डोसा इस टाइप का कुछ रहेगा, नॉट ओके, बीइंग एन इटालियन एंड मिक्सिंग। ओके। नए फूड ब्लॉगर्स के लिए आपकी सबसे ज़रूरी सलाह क्या होगी? नए फूड ब्लॉगर्स के लिए मेरी मेरी सबसे पहली सलाह यही होगी कि मुझ तक तो लोग पहुँचे क्योंकि जब मैंने शुरू किया था एक मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे पुश किया बट उनको भी क्लियरली विज़न पता नहीं था। ओके, सो बेसिकली मैं एक शूट में थी एंड वहाँ पे एक बहुत बड़े फूड ब्लॉगर मेरा वेट कर रहे थे। आई वाज़ अननोन टू इट। ओके, मैं गई, कॉन्सेप्ट मुझे पता था। मैंने विदिन अ सेकंड वहाँ पे वॉइस ओवर दिया एंड एक्चुअली वो वॉइस ओवर बहुत अच्छा था तो वो क्लैप करते हुए बाहर आते हैं। ओके। मैं शॉक थी, इतनी छोटी-सी फूड ब्लॉगर अभी और शुरू किया, वो क्लैप क्यों कर रहा है? उन्होंने बोला मैं आपसे मिलने के लिए पिछले 1 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं उनका नाम भी मेंशन करना चाहूँगी ही इज़ नमन जैन, ओके, खाते रहो दिल से उनका पेज है। ओके, तो उन्होंने कहा कि आपका वॉइस ओवर सुनने के लिए मैं इतनी देर तक यहाँ पे खड़ा हूँ एंड लिटरली आपका काम बहुत अच्छा है। तब मैंने उनसे शेयर किया कि सर मुझे रास्ता वगैरह कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे कैसे ग्रो होना है क्योंकि मैंने अभी और शुरू किया। तो उनका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। इवेंचुअली वो इतने अच्छे हैं कि जब मेरे लिए 10 के क्रॉस करना एक माइलस्टोन जैसा ही था समव्हेयर। तो उन जैसे ही मेरा 10 के क्रॉस होता है तो फर्स्ट मेरे फ्रेंड का कॉल और सेकंड उनका कॉल होता है। तो इतने अच्छे सपोर्टिंग लोगों से कनेक्ट हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको वो लोग सामने से आके मिले जैसे मुझे मिले। मैं बहुत लकी हूँ मैं बोलूँगी कि एक तो ऐसे लोगों से सराउंडेड थी जिन्होंने मुझे पुश किया और मुझे रूबरू कराया मेरे टैलेंट से। दूसरे जो लिटरली वेट करते हैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए कि हाँ, ये कौन है जो अभी और स्टार्ट किया और इतना अच्छा काम है। जी। तो अगर वो लोग आपके पास सामने से नहीं आते, आप कनेक्ट कीजिए क्योंकि फूड ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको सही टिप्स, सही चीज़ें, सही डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू साक्षी, आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया और नागपुर के फूड कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ नया जानने को मिला। उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह अपनी कंटेंट के ज़रिए लोगों को स्वादिष्ट और मज़ेदार सफ़र पर ले जाते रहेंगे और नागपुर के खाने को देश भर में पहचान दिलाने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो